गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अंकित यादव। हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं डच एकेडमी के माध्यम से। चर्चाएं कर रहे थे हम लोग। पिछली कक्षा पे हम लोगों ने बात की थी कोशिका के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे कोशिका पार्ट 2। देखिए, हम लोगों ने पिछली क्लास में काफ़ी प्रश्नों के बारे में बात की थी। आज हम पर्टिकुलर बात करेंगे कोशिका के अंगों की। देखिए, हम लोगों ने पिछली कक्षा पे काम कर चुके हैं। हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी कोशिका के बारे में। यहाँ हम लोगों ने देखा था कोशिका के पीछे जो संरचना है, हम लोगों ने इसे नाम दिया था केंद्रक। क्या नाम दिया था भाई? केंद्रक। हम लोगों ने बात की थी केंद्रक की खोज के बारे में। कई प्रकार के प्रश्न हम लोगों ने पिछली क्लास में केंद्रक से संबंधित देखे थे। आज हम लोग बात करना चाहते हैं देखिए, हम लोग बात करें यहाँ पर तो हमने कोशिका, अगर जीव की बात कर लें तो यार जीव आपको दो प्रकार से मिलेंगे। एक होगी वनस्पति, एक आपकी क्या होगी भाई? वनस्पति। दूसरे आपके क्या होगी? जंतु। तो आपको कभी पूछा जाए कि वनस्पति की कोशिका, वनस्पति कोशिका, प्रश्न याद रखना, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वनस्पति कोशिका भित्ति, वनस्पति कोशिका भित्ति। देखिए, ये कोशिका भित्ति इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं, ये जो आंतरिक दीवार बनी हुई है इसी को हम लोग नाम देते हैं कोशिका भित्ति। तो कभी आपसे पूछा जाए वनस्पति कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है, तो आप लोग वहां पर उत्तर बताओगे। इसकी कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज से। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का मतलब एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। सेल्यूलोज का मतलब क्या होगा बच्चों? आप लोग बताएंगे। सेल्यूलोज का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। जबकि दूसरी चर्चा हम लोग यहाँ पर करना चाहें तो यार अगर आपसे पूछा जाए जंतु कोशिका, जंतु की कोशिका झिल्ली होती है, क्योंकि जंतु में आप लोग याद रखना, मैं आपको बताऊं जानकारी के लिए, वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती। जंतु कोशिका में झिल्ली होती है। आपसे पूछा जाए इनकी झिल्ली किसकी बनी होती है, तो आप लोग उत्तर देंगे वहां पर फास्फोलिपिड। किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड। कहने का मतलब फास्फोरस प्लस वसा से इनकी जंतु कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली बनी होती है। जबकि कभी एक अन्य विभिन्न प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे, कवक के बारे में पूछा जाए, कवक के बारे में प्रश्न पूछा जाए तो कवक के बारे में आप लोग बता दीजिए। कवक की कोशिका होती है, जो कवक की कोशिका झिल्ली होती है, तो बता दीजिए आप लोग बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की। तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? आप लोग उत्तर बताएंगे सर काइटिन की बनी होती है। अगर हम लोग दूसरे पर्टिकुलर बात करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए कोशिका में, अगर हम लोग और एक समान प्रश्नों की बात करें तो आप लोग याद रखिएगा कोशिका के अंदर इस प्रकार से एक संरचना मिलेगी आपको। कोशिका के अंदर आपको एक प्रकार की संरचना मिलेगी। इस संरचना को हम लोग नाम देंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम देंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप लोग याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का विद्युत गृह कहते हैं। विद्युत गृह कहते हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए कोशिका का विद्युत गृह, आपसे पूछा जाए कोशिका का विद्युत गृह किसे कहा जाता है, तो आप लोग उत्तर बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि याद रखना, यहाँ पर ऊर्जा एटीपी के रूप में निकलती है। किसके रूप में मिलती है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में निकलती है। एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है। कभी प्रश्न एटीपी के संदर्भ में पूछा जाए कि एटीपी किससे मिलकर बना, तो आप लोग बताइए 2 एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मिलकर एटीपी बनता है। आपसे पूछा जाए एटीपी कहाँ संचित रहता है, तो आप लोग बताएंगे एटीपी संचित रहता है यकृत में। कहने का मतलब कहाँ संचित रहता है? लीवर में। एटीपी कहाँ संचित रहता है? लीवर में। तो ये प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। एटीपी अत्यधिक जो ज्यादा ऊर्जा बनती है वो हमारी कहाँ होती है? तो आप लोग दूसरी बात अगर आपसे पूछा जाए, स्टोर हाउस ऑफ सेल, स्टोर हाउस ऑफ आवर बॉडी, स्टोर हाउस ऑफ आवर बॉडी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप लोग उत्तर बताएंगे यकृत। क्या बताएंगे भाई? यकृत। इसके संदर्भ में एक प्रश्न पूछा और आपसे पूछा जाए स्टोर हाउस ऑफ आवर सेल, स्टोर हाउस ऑफ आवर सेल, तो आप लोग यहाँ पे उत्तर बताओगे रिक्तियां। क्या बताएंगे भाई? रिक्तियां। आप लोग उत्तर क्या बताओगे? रिक्तियों कहा जाता है। स्टोर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? आप लोग उत्तर बताओगे रिक्तियों कहा जाता है। जबकि दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाए स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, इसके लिए आप उत्तर बताओगे छोटा नागपुर का पठार।
इसके संदर्भ में एक प्रश्न याद रखना, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, उसका आप लोग नाम बताओगे पारसनाथ। क्या नाम बताओगे भाई? पारसनाथ। तो कहने का तात्पर्य हम लोगों ने यहाँ पर देखा, हम लोगों ने बात की यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की हम लोग बात कर रहे थे। हमने कहा शरीर में जो भोजन का ऑक्सीडेशन होता है, कोशिका में जो भोजन का ऑक्सीडेशन होता है कहाँ पर होता है, तो हमें उत्तर पता चला कि सर भोजन का ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया पर होता है। अगर आपसे पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो हम आपसे बताएं माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी सबसे पहले फोलिकर ने, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे पहले खोज की थी कोलिकर ने। किसने की थी? कोलिकर। जबकि दूसरी बात हम आपको बताएं, जबकि मानव में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी किसने, तो आप लोग उत्तर बताओगे अल्टमान ने। अगर आपसे पूछा जाए कोशिका की खोज, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, नाम किसने दिया, तो नाम आप लोग बताओगे। जो माइटोकॉन्ड्रिया नेम दिया था उसका नाम था सी बांडा। क्या नाम था भाई? सी बांडा। तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम देने वाला जो व्यक्ति था उसे हम लोग उत्तर करेंगे, किसने दिया था भाई? सी बांडा ने। इस प्रकार से एक प्रश्न और याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो द्रव भरा रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसे हम लोग नाम देते हैं मैट्रिक्स। क्या नाम देते हैं? मैट्रिक्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भरे हुए द्रव को क्या कहा जाता है? आप लोग उत्तर बताइएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भरे हुए द्रव को हम लोग नाम क्या देते हैं? मैट्रिक्स। जबकि दूसरी बात हमने आपको बताई कि इसलिए यहाँ पर ऊर्जा बनने के कारण इसे कोशिका का विद्युत गृह कहते हैं। ऊर्जा एटीपी के रूप में निकलती है, एडीपी एडीपी से मिलकर बना है। ये सब कुछ यकृत में संचित होता है। यकृत को स्टोर हाउस ऑफ आवर बॉडी के नाम से जाना जाता है, जबकि स्टोर हाउस ऑफ आवर सेल के नाम से व्यक्तियों को जाना जाता है। जबकि हम लोग बात करेंगे स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स के नाम से छोटा नागपुर के पठार को जाना जाता है। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी, छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची छोटी लिख गया, सॉरी सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो उत्तर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? पारसनाथ। जबकि और हम लोग चर्चा यहाँ पर करें या और प्रश्नों के बारे में हम लोग बात करें, और प्रश्न हमारे यहाँ पर बन सकते हैं। आइए बात करते हैं और प्रश्नों के बारे में। हम लोग बात करते हैं आगे कोशिकाओं में। हम देखेंगे अपनी कोशिका में हमें इस प्रकार से संरचना मिलती है, इस प्रकार से हमें संरचना मिलती है, हमें इस प्रकार से एक संरचना मिलती है, विशेष प्रकार की संरचना मिलती है। इस संरचना को हम लोग नाम देते हैं गाल्जिका। क्या नाम देते हैं भैया? गाल्जिका। जब लोग हम इस संरचना को गाल्जिका नाम देते हैं, अगर आपसे पूछा जाए गाल्जिका की खोज किसने की, तो आप लोग उत्तर बता सकते हैं कैमिलो गाल्जी। कैमिलो गोल्जी। किसने की भाई? कैमिलो गोल्जी। यार रखना, इसका जो काम होता है पदार्थों को सही दिशा में पहुंचाना, सही दिशा में पहुंचाना, सही दिशा में पहुंचाना। पदार्थों को सही दिशा में पहुंचाने का काम जो करता है वो हमारा कौन सा करता है? गाल्जिका। गाल्जिका की खोज किसने की? कैमिलो गाल्जी। यार रखना, इसको हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ आवर बॉडी। ट्रैफिक पुलिस और आवर बॉडी के नाम से हम लोग जानते हैं। ट्रैफिक पुलिस और आवर बॉडी के नाम से किसे जानते हैं? तो आप लोग वहां पर उत्तर क्रिएट करिएगा। गाल्जिका को ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। जबकि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए, हमारे शरीर का रक्षक किन कोशिकाओं को कहा जाता है? तो आप लोग वहां उत्तर बता सकते हैं कि हमारी कोशिकाओं का रक्षक, हम लोग वहां पर नाम दे सकते हैं WBC को। तो WBC होती है, इन्हें हम लोग अपनी कोशिका का रक्षक, या कहने का मतलब हम लोग क्या बोलते हैं? सैनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? सैनिक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आप लोग उत्तर क्रिएट कर सकते हैं। जबकि दूसरी हम लोग यहाँ पर बात करें, जबकि हम लोग दूसरी यहाँ पर बात करें और चर्चा करें, तो हमें आपको एक बात याद बता दें हम आपको कि जो WBC का कार्यकाल होता है आप लोग बता सकते हैं 1 सप्ताह। कितना बता सकते हैं? इसका जो कार्यकाल होता है आप लोग बता सकते हैं 1 सप्ताह है। कितना होता है? 1 सप्ताह। WBC के विषय में हम लोग बात करें तो आप लोग याद रखिएगा, WBC हमारे शरीर को रोगों से
लड़ने की क्षमता देते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं। जानकारी के लिए बता दूं मैं लेटेस्ट आपको यहाँ पर WBC के बारे में आपको बात याद रखिएगा, जो वर्तमान में कोरोना वायरस की जो भी वैक्सीन बनाई जा रही है उसका सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि हम लोग ऐसी और रक्षक कोशिकाओं का निर्माण कर रहे हैं, ऐसी एंटीबॉडी का निर्माण कर रहे हैं जिस एंटीबॉडी के माध्यम से WBC को इतना मजबूत बनाया जाए कि कोरोना जैसे वायरस से अपना क्या कर सके, लड़ सके। यही इस कोरोना वायरस की वैक्सीन का मतलब है। जबकि हम लोग दूसरी बात और यहाँ पर करना चाहें तो हम दूसरे किसी और कोशिकाओं के बारे में बात करते हैं। आइए बात करते हैं दूसरे कोशिकाओं के बारे में। दूसरे कोशिकांग आपको यहाँ पर मिलने वाला है लाइसोसोम। क्या मिलेगा भैया? लाइसोसोम। याद रखना, लाइसोसोम की हम लोग बात करें तो लाइसोसोम हमारी कोशिका में पाया जाता है और इससे निकलने वाला जो एंजाइम होता है इसका नाम होता है लाइसोजाइम। क्या होता है भाई? लाइसोजाइम। इससे निकलने वाला जो एंजाइम होता है बच्चा, वो क्या होता है? लाइसोजाइम। अब बच्चा लाइसोजाइम के संदर्भ में जो हम लोग यहाँ पर जानना चाहते हैं तो देखना, लाइसोसोम की अगर आपको कभी पूछा जाए कि लाइसोसोम की खोज किसने की, आपसे पूछा जाए लाइसोसोम की खोज किसने की, लाइसोसोम की खोज किसने की, तो बेटा वहां पर आप लोग उत्तर क्लिक करिएगा। लाइसोसोम की जो खोज की थी उनका नाम था डी दुबे। क्या नाम था? डी दुबे। डी दुबे नामक वैज्ञानिक ने लाइसोसोम की खोज की थी। जबकि दूसरे हम लोग उत्तर की बात करें तो लाइसोसोम को बेटा आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली बोलते हैं। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली बोलते हैं। जबकि दूसरे प्रश्न की और मैं आपको बात बताऊं, दूसरा प्रश्न और मैं आपको बताना चाहूं तो यहाँ पर आप लोग उत्तर क्लियर कर सकते हैं कि लाइसोजाइम ठीक हानिकारक पदार्थों को नष्ट करते करते खुद ही अपने आप को नष्ट कर लेता है। इसे आत्महत्या की थैली के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कोई पूछा जाए कोशिका के किस अंग को हम आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं तो आप लोग उत्तर बता सकते हैं वहां पर लाइसोसोम। जबकि हम लोग एक बात और करेंगे यहाँ पर राइबोसोम। हम लोग राइबोसोम के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमारे 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, अति महत्वपूर्ण 4 प्रश्न बनते हैं। पहले प्रश्न की बात करूं तो आप लोग बताइएगा, राइबोसोम सभी प्रकार की कोशिकाओं में होते हैं। बात हमारी तरफ से आप लोग याद रखिएगा, राइबोसोम सभी प्रकार की कोशिकाओं में होते हैं। जबकि दूसरे प्रश्न की और हम लोग यहाँ पर चर्चा करना चाहें राइबोसोम के बारे में तो याद रखना राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री। कभी आपसे पूछा जाए प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से किसे जाना जाता है, आप लोग उत्तर बताएंगे कि प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से राइबोसोम को जाना जाता है। दूसरे प्रश्न की हम लोग पर्टिकुलर यहाँ पर चर्चा करेंगे और आपसे कभी पूछ लिया जाए, इस विषय में प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि राइबोसोम का कार्य क्या है तो आप लोग बताइए प्रोटीन संश्लेषण करना। प्रोटीन संश्लेषण करना राइबोसोम का काम क्या है बच्चा, तो आप लोग उत्तर बताएंगे प्रोटीन संश्लेषण करना। जबकि दूसरे हम लोग प्रश्नों की यहाँ पर बात करें तो याद रखना राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा अंग है। कभी इस प्रकार से पूछा जाए आपसे कि कोशिका का जो सबसे छोटा अंग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, किसी कोशिका के अंदर मौजूद कोशिका अंगों में सबसे जो छोटा अंग है उसे हम लोग नाम क्या देते हैं, तो आप लोग उत्तर बताइए कि किसी भी कोशिका में उपस्थित सबसे छोटे अंगों में कोशिका का सबसे जो छोटा अंग होगा बच्चा उसका नाम क्या हम लोग रखेंगे, राइबोसोम। क्या नाम रखेंगे, राइबोसोम। जबकि पर्टिकुलर हम आगे और बात करें तो आपसे कभी पूछा जाए कोशिका का सबसे बड़ा अंग, कोशिका का सबसे बड़ा अंग, अगर आपसे पूछा जाए कोशिका का सबसे बड़ा अंग क्या है, कभी आपसे पूछ लिया जाए कोशिका का जो सबसे बड़ा अंग क्या है तो वहां हम लोग यहाँ पर उत्तर बता सकते हैं। कोशिका के सबसे बड़े अंग की हम लोग बात करें यहाँ पर तो आप लोग 2 प्रकार से प्रश्न जानते हैं। कोशिका 2 प्रकार से होते हैं, कोशिका होती है हमारी वनस्पति मतलब पौधों की कोशिका होती है, दूसरी कोशिका होती है हमारी किसकी भाई, जंतु की। इस संदर्भ में कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा किसी भी कोशिका का जो सबसे बड़ा अंग है तो यार बताइएगा कि जंतु कोशिका का जो सबसे बड़ा अंग है, जंतु कोशिका का जो सबसे बड़ा अंग है हम लोग उसको नाम देते हैं गाल्जिका। क्या नाम देते हैं, गाल्जिका। जबकि वनस्पति कोशिका का जो सबसे बड़ा अंग है उसे हम लोग नाम देते हैं लवक। ऐसा इसलिए है कि जंतु कोशिका में किसी प्रकार का लवक उपस्थित नहीं होता, जबकि नहीं होता क्योंकि याद रखिएगा क्योंकि लवक प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है और आपको पता है प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं, वनस्पति। यहाँ पर हम एक प्रश्न और आपको बता दें जानकारी के लिए कि
माइटोकॉन्ड्रिया लगभग ऐसे दो कोशिकांग हैं जिनमें डीएनए आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है, जिसमें डीएनए आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और किसमें उपस्थित होता है भाई? लवक में। देखिए 2 प्रश्नों की बात, मैं 3 प्रश्नों की चर्चा और कर दे रहा हूं यहाँ पर। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो आप लोग बताइएगा सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। तो आप लोग बताइएगा जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है बेटा, उसकी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका कहलाती है, उसकी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका कहलाती है। शुतुरमुर्ग याद रखना एक पक्षी है, ठीक, जो उड़ नहीं सकता, उड़ नहीं सकता। शुतुरमुर्ग एक पक्षी है जो कभी भी उड़ नहीं सकता। जबकि पर्टिकुलर और हम लोग प्रश्नों की बात करें, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा अंडा होता है, सबसे बड़ा अंडा होता है। याद रखना मादा शुतुरमुर्ग, याद रखना मादा शुतुरमुर्ग मिट्टी में घोंसला बनाती है। कहाँ बनाती है भाई? मिट्टी में घोंसला बनाती है। मादा शुतुरमुर्ग मिट्टी में घोंसला बनाती है और इसके संदर्भ में याद रखना ये सबसे बड़ा पक्षी है और इसके अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। जब इस संदर्भ में पूछा जाए सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है बच्चा, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो आप लोग बताइएगा। जो सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा। किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा। अगर आपसे पूछा जाए कभी प्रश्न इस प्रकार के संदर्भ में, कभी प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे पूछ लिया जाए कभी कि सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका आप लोग नाम देंगे माइक्रोप्लाज्मा। क्या नाम देंगे? माइक्रोप्लाज्मा। ये तो हम लोगों ने बात की यहाँ पर जंतु की। अगर आपसे पूछा जाए किस वनस्पति की कोशिका सबसे बड़ी होती है, किस वनस्पति की कोशिका सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है, आप लोग उत्तर बताइएगा। कपास की कोशिका सबसे बड़ी होती है। किसकी होती है भाई? कपास की। कपास के बारे में हमने कई बार चर्चा की, कई बार प्रश्न बताया है कि कपास का उत्पादन सबसे पहले हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिल जाए। कपास को हम लोग मानव मित्र के नाम से भी जानते हैं। कपास के लिए जो उपयुक्त मिट्टी होती है हम लोगों ने उसके बारे में बताया। कपास के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है बच्चा, वो होती है आपकी काली मिट्टी। आप लोग याद रखिएगा काली मिट्टी। जबकि हम लोग बताएं कपास के संदर्भ में और आपको बात बताएं तो आप लोग एक बात और हमारी याद रखिएगा, भारत कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राष्ट्र है। जबकि और हम लोग चर्चा करें तो कपास भारत में सबसे ज्यादा गुजरात में होता है। कहां पर होता है? गुजरात में। और ये एक इस प्रकार की वनस्पति की सबसे बड़ी कोशिका होती है। किसमें होती है भाई? कपास में। ये छोटी कोशिकाओं के संदर्भ में बात की। आगे भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे कई प्रश्नों के बारे में। हम लोग देखेंगे आगे कोशिका में कौन कौन सी और भी संरचनाएं होती हैं जिससे प्रश्न हमारी परीक्षा की दृष्टि से बनते हैं। बने रहिए हमारे साथ और हम आगे चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।